हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। रोजी रोटी की श्रृंखला के अंदर आज फिर हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्री नयन पारिक जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक नयन पारिक जी से अच्छी खासे वाकिफ हो चुके हैं। भारत के जाने माने अर्थशास्त्री हैं और खास तौर से लोगों के घरों में जो समस्याएं हैं, चाहे वो लो वेजेस की हों, ज्यादा खर्चे की हों, हेल्थ एक्सपेंसेस की हों, या ऐसे इश्यूज जो रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं हम रोजी रोटी के अंदर। तो नयन जी, स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक तो जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है एक नई टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स, खास तौर से जोमेटो का 38 से 40 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हो जाना। ये मार्केट का एक सबसे बड़ा धमाका है। करीब 9,000 करोड़ का इशू था आईपीओ, और पेटीएम का बिल्कुल सामने खड़ा है 16,000 और कुछ वो है। ये मॉडल बाकी मॉडल से, जो कि एस्टेब्लिश इंडस्ट्री, उनसे अलग है। यहाँ तो ना कोई एसेट है और ना कोई ये प्रॉफिटेबिलिटी है इनकी कहीं पर, और ये अलग ही मॉडल है दुनिया का। चिंताएं भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है, पर ये मॉडल के बारे में समझना जरूरी है। और दर्शक मित्रों, इस चीज को समझाने के लिए श्री नयन पारिक जी हमारे साथ बात करेंगे। और दूसरा जो इशू होगा तो वो होगा कि आ, जब कोरोना काल के अंदर भी वियतनाम और बांग्लादेश तरक्की करते चले गए और वहां भी उनकी तरक्की रुकी नहीं, भारत ने अपनी तरक्की उस लेवल तक नहीं ला पाए जहां पर बांग्लादेश और वियतनाम थे। तो अल्टीमेटली भारत बांग्लादेश और वियतनाम की तरक्की से क्या सीख सकता है और सीख क्यों नहीं पाया, ये दो इशू हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला इशू, जोमेटो के आईपीओ का 38-40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाना। एक ऐसा नया मॉडल जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है कहीं पर, जहां पर एसेट के नाम पर सिर्फ आपके पास वो ग्राहक है जिन्हें आप खाना सर्व करते हो। इसके अलावा और तो कोई एसेट मुझे नजर आता नहीं। इसके ऊपर पहली टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। ये कुछ वक्त बदल रहा है सर, ये कौन से आने वाले वक्त का एक इशारा है सर? मैं एक एंजल इन्वेस्टमेंट का जो एक ग्रुप है उसमें को चेयरमैन हूँ अहमदाबाद में। जी। तो जब हमारे यहाँ नए स्टार्टअप का आइडिया आता है तो हमेशा जो अब तक आपने जैसे कहा एसेट लाइट मॉडल को वो लोग बहुत ही गौरव के साथ बोलते हैं जी। कि हम तो एसेट लाइट है। तो अब तक एसेट लाइट का मतलब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव समझते थे कि भाई उसके पास कोई एसेट ही नहीं है तो उसको जी। पैसे क्या दें आप या क्या इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसके पास खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। जी। अब जबकि अब के नए स्टार्टअप है वो बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि भाई हम तो एसेट लाइट है और एसेट में इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। तो बिल्कुल ही ये पैराडाइम शिफ्ट हो गया। जी। दूसरा, हम लोग जो उनको कहते हैं कि भाई आपका नफा क्या होगा पहले दो जी। तीन साल में, तो वो बात करते हैं कि हमारा बर्निंग रेशियो ये होगा। तो पहले हम लोग अर्निंग रेशियो की बात करते थे हमेशा, जबकि ये लोग है और प्राउडली कहते हैं, बोले हम लोग हमारा बर्निंग रेशियो पहले 2 साल के लिए ये होगा। सर, ये तो बर्निंग इस क्या होता है? ये बर्निंग रेशियो क्या बर्निंग होता है? दर्शकों को बर्निंग रेशियो बताएंगे। बर्निंग रेशियो ये होता है कि आप हर महीने या हर साल कितना पैसा नुकसान करेंगे, कितना पैसा हाँ। इन अ वे कितना पैसा आपका फूक जाएगा। तो जी। फूक जाने को एक बर्निंग रेशियो के तौर पे बोला जाता है कि भाई आप कितना, मतलब इसे हमारा बर्निंग रेशियो ये है। तो अर्निंग रेशियो की जगह बर्निंग रेशियो की बात होने लगी। भाई पिछले मतलब अगले 3 साल क्लाइंट एक्विजिशन के लिए और हमारा अपग्रेडेशन के लिए हम लोग इतना रुपया खर्चा करेंगे। मतलब कि जैसे जोमेटो हुआ तो जोमेटो का मॉडल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने फोल्ड में लाना, जोमेटो के यूजर बढ़ाना। अब यूजर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप बर्निंग करते हैं। आप हर कस्टमर एक्विजिशन की एक कॉस्ट समझते हैं कि मुझे दिनेश वोरा साहब अपने कस्टमर चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा कि पहले आपके 5 ऑर्डर में मैं आपको 50% डिस्काउंट दूंगा। तो यदि आप जाके और कहीं से ऑर्डर करते हैं और 100 रुपए की चीज आपको 100 रुपए का सूप मिलता है, तो आप जोमेटो में या मेरे से करेंगे नए स्टार्टअप से तो आपको 50 रुपए में पड़ेगा। तो मैं 50 रुपया एक क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट मानता हूं कि एक क्लाइंट को अक्वायर करने में मुझे 50 रुपया लगेगा। और मैं समझता हूं कि इस जरिए यदि मैं दिनेश वोरा साहब को अपने फोल्ड में ले आया तो
धीरे धीरे उनको मेरी आदत पड़ जाएगी और वो फिर जोमेटो के बारे में थोड़े प्राइस इंसेंसिटिव हो जाएंगे। मतलब वो 50 रुपए का डिस्काउंट मैं ले भी लूंगा तो जोमेटो का कन्वीनियंस ऐसा हो जाएगा, उसकी आदत ऐसे उनको लग जाएगी कि वो कहीं जाने वाले नहीं है जी। तो ये मॉडल जो है वो बिल्कुल दोनों पैराडाइम शिफ्ट है। एक तो अर्निंग की जगह बर्निंग की बात होती है और आप समझते हैं कि भाई आपको एसेट तो कोई चाहिए ही नहीं, एसेट लाइट रखते हैं और बाकी का आपका पैसा जो है वो आप बाकी की व्यवस्थाओं में और एग्रीगेशन में ही यूज करते हैं। तो ये एक दो चीज हम लोगों को समझ लेने की बात है। और तीसरा उसके साथ मैं ये समझ रहा हूँ कि जोमेटो की बात थोड़ी सी शुरू करें तो उसके पिछले 3 साल में कहीं 800 से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान है जी। और वो नुकसान अभी उन्होंने जो सेबी के पेपर फाइल किए हैं जी। उसमें वो बताते हैं कि हमारे नुकसान जारी रहेंगे, हमारा बर्निंग चालू रहेगा क्योंकि हम लोग ज्यादा लोगों को अपने फोल्ड में लाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो आके जोमेटो प्लेटफॉर्म पे अनुभव लेते हैं वो अनुभव हम एनरिच करना चाहते हैं। तो कम पैसे में हम लोग उनको एक ऐसा अनुभव देना चाहते हैं फूड ऑर्डरिंग का जो कि बाहर अवेलेबल नहीं है और इसके लिए हम लोगों को खर्चा लगेगा और वो खर्चा हम कस्टमर से रिकवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि कस्टमर को हम एक हैप्पी एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जहाँ की वो पैसे भी बचाएं, एक अच्छी व्यवस्था भी करे, जोमेटो के थ्रू ऑर्डर भी करे। तो ये सब हम सब डिलीवर करना चाहते हैं और इसीलिए हम नफा अभी अगले 2-3 साल न करेंगे और हमारा नुकसान जारी रहेगा। बर्निंग वुड कंटिन्यू, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग इन एसबी सेबी पेपर्स दैट दे हैव फाइल्ड। बल्कि अभी मैं ये भी कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ स्टार्टअप्स रहे हैं, जी चाहे वो अमेजोन बाहर से आए हैं या इंडिया के फ्लिपकार्ट भी रहे हों या और बहुत सारे हैं। मुझे लगता नहीं कहीं कोई कभी ऐसा प्रॉफिट में कोई आया होगा, ऐसा कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई प्रॉफिटेबिलिटी में आया होगा इतने साल के बाद। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि वास्तव में फैंटास्टिक प्रॉफिटेबिलिटी में आया हो तो जरा उसका कुछ दर्शक मित्रों को कुछ बता पाएंगे आप? जरूर। ये जो अमेजोन था वो जी। अमेजोन जब वहां लिस्ट हुआ अमेरिका में तो वहां नुकसान में था और फिर जी। उसका आईपीओ आया और जी। उसके बाद वो उसने कमाना शुरू किया पैसा। जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं कहीं एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वहां आप कमाना शुरू कर देते हैं पर ये भी सिचुएशन आती है कि इन लोगों को कमाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बुरा सा। तो इसीलिए हम लोगों को समझने वाली बात है कि आप वो चीज पाएंगे जो आपके जहन में हो, जो आप चाहते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव में हो। यहाँ ऑब्जेक्टिव में पैसा कमाना है ही नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव में ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इक्विटी अट्रैक्ट करें। तो आपका मॉडल ये है कि आपको जो इक्विटी के द्वारा पैसा मिलता है वो आप दुनिया की कुछ आदतें बदलने में खर्चा करने वाले हैं। तो जैसे जोमेटो का हुआ या आपके ओला या उबर का हुआ तो वो लोग एक आदत बदलना चाहते हैं कि आप अपनी खुद की गाड़ी यूज करने की जगह एक गाड़ी बाहर से मंगवाएं और उसके द्वारा आप जाएं और उसमें जो गाड़ी है वो बराबर यूज होगी। आपकी गाड़ी कहीं 10-20% कैपिटल 10-20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में है तो ये गाड़ियां कहीं 80-90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में होगी। तो ओवरऑल पूरे विश्व के लिए ये एक अच्छी बात होगी और ये आदतें बदलने में आपको दुनिया के पैसे मिल जाते हैं, इक्विटी मिल जाती है पर नुकसान जो है वो आप फिर भी करते रहते हैं। आपको नफा कमाना वो आपके उद्देश्य में नहीं होता है। तो अब आप कैसे कमाएंगे जो आपका उद्देश्य ही नहीं है? यदि आपको हेल्दी नहीं बनना है, आपके ऑब्जेक्टिव में ही नहीं है तो हेल्दी कैसे बनेंगे? तो इन लोगों के ऑब्जेक्टिव में पैसा कमाना बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। उनकी सिर्फ ये रहती है कि हम लोग आदतें बदल दे। तो हम लोगों ने से 5 करोड़ लोगों की आदत बदल दी, अब वो जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं। या 5 करोड़ लोगों की आदत बदल दी जो कि अब टैक्सी शेयरिंग में मानते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव अलग है। इनके ऑब्जेक्टिव में पैसा कमाना बहुत लो है और जब तक इनको इक्विटी मिलती जाती है तब तक हर इक्विटी पे वैल्यूएशन और बढ़ता जाता है। जैसे ये आईपीओ के बाद मेरे ख्याल से कहीं $9 बिलियन की बात कर रहे हैं तो आप समझिए आप 75,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी में जो कि 1,000-2,000 करोड़ रुपया हर साल के नुकसान करता है और उनके पास कोई एसेट नहीं है। तो ये मेरे और आपके लिए जिन्होंने हमेशा ही प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से शेयर प्राइस को देखा है या राकेश झुनझुनवाला जी के हिसाब से उनको पूछा गया कि भाई ये आप जोमेटो के बारे में क्या सोचते हैं तो उनका कहना था कि ये तो मेरी समझ से परे है। जो कि हमारे यहाँ सबसे बेहतर और सेवी इन्वेस्टर माने जाते हैं वो कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजी वाली चीज मुझे नहीं समझ में आती है। मैं बैंकिंग बाकी के सेक्टर में इन्वेस्ट करना
और मुनासिब समझता हूं। और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करें, उनका कहना है कि वो बहुत ही जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनकी एपेटाइट रिस्क के लिए बहुत हाई है, वो ही करे। और वो भी ज्यादातर ये माना जाता है, ज्यादातर जो लोगों ने एनालिसिस की है वो सब कह रहे हैं कि जोमेटो में आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ लिस्टिंग के टाइम पे जो गेन आते हैं, तो जैसे ही लिस्ट हुआ बोले निकाल दीजिए, आप लंबा टाइम इसमें मत रहिए, क्योंकि वो रिस्क एपेटाइट एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास होती नहीं है। हमारे रोजी रोटी के यदि कोई भाई है, कोई मित्र है जिन्होंने यदि इन्वेस्ट किया है जोमेटो में, तो इसके जरिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लिस्टिंग के टाइम पे जो गेन है वो इमीडिएटली ले ले। और वो भी कम होता जा रहा है। जब अनाउंस हुआ था आईपीओ, तब जो प्रीमियम था उससे आज आधा हो गया है, 8-10 रुपया रहा है। तो इसीलिए इट इज लाइक मेल्टिंग आइस। तो आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन आता है, अनलेस यू हैव अ हाई रिस्क एपेटाइट और आपके पास एक लंबा पीरियड है, मैं समझ रहा हूं कि लिस्टिंग गेन के टाइम पे इसको निकाल के आप कर दीजिए। और एक ऐसी भी संभावना है कि लिस्टिंग के टाइम पे डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो, तो आपको जरा और दिक्कत आएगी। पर मैं समझ रहा हूं कि इसको लिस्टिंग गेन्स के तौर पे ही जिन्होंने अपने पैसे डाले हैं वो रोजी रोटी के मित्र करे, तो एक ये मेरे ख्याल से मुनासिब एडवाइस होगी उनके लिए। क्या ऐसा मॉडल नयन जी सस्टेनेबल है लंबे समय तक? आपको लगता है कि आप बर्निंग रेशो के बेस पे और हर साल नुकसान करके आप कितनी लंबी दूरी तक ये ट्रेन चला पाएंगे अल्टीमेटली? ये अगर ये नया रूप रंग है दुनिया का, तो फिर मेरी भी समझ से बाहर है। क्योंकि मैं तो, जो सदियों की हिस्ट्री हमारे सामने है, वो तो एक सस्टेनेबल मॉडल है। पर क्या ये मॉडल सस्टेनेबल हो सकता है, इसका जवाब तो वक्त देगा। फिलहाल हम बड़ी एक, ऐसा लगता है, एक ऐसी बिल्डिंग में है जिसके नीचे कोई फाउंडेशन नहीं। आई एम राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, और हम लोगों ने तो पूरी दुनिया जैसे अब तक देखी है, तो हमारे समझ से थोड़ा सा ये परे है। पर क्योंकि मैं स्टार्टअप के साथ इन्वॉल्व हूँ और थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट भी मैंने कभी कभी किया है, और वो एंजल इन्वेस्टमेंट के हमारे जो प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत ही सारे नए स्टार्टअप एंथुजियास्ट को और हमारे कॉलेज ग्रेजुएट्स को मिला हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए उनके एक्सपेक्टेशंस अलग है, और आज की तारीख में उनको फंड करने वाले भी कोई ना कोई तरीके से मिल जाते हैं। तो एंजल इन्वेस्टमेंट में हमारे यहाँ करीब 10-20 लोग जो हम बैठते हैं, तो एक नया लड़का है, अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ नहीं है, उसने एक ऐसा स्टार्टअप का आइडिया करा है जिसमें अभी तो बहुत ही सारी अनसर्टिनिटीज है। फेलियर का रेशियो स्टार्टअप में कहीं 90% के ऊपर जी है। और जी। उसको जब हम वैल्यूएशन बोलते हैं कि क्या वैल्यूएशन पे तुम हमसे इक्विटी चाहते हो, मैंने बहुत कम लड़कों को $1 मिलियन से कम इन्वेस्टमेंट या एंटरप्राइज वैल्यूएशन पे बात करते हुए देखा है। तो अभी आपका कोई आइडिया है और आप यदि 7.5-8 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो दिनेश जी मैं समझ रहा हूं कि हमारी उम्र के कितने लोग होंगे 40-50 साल के और उसके ऊपर, जिनके पास कोई 7.5-8 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन का कोई बिजनेस होगा। नहीं। तो ये बिल्कुल ही अलग प्रकार से चलते हैं, और आज की तारीख में इट सो हैपन्स कि उनको कहीं ना कहीं इक्विटी मिल जाती है। और इसीलिए आप बोल रहे हैं कि हम लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये अभी तो मिल रही है, पर कितना टाइम सस्टेन होगी। मुझे तो ये मिल रही है उसी का आश्चर्य है कि कैसे ये मिल रही है, भाई कैसे डालते हैं। मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ भाई आप क्या है वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कहीं रीजनेबल चीज पे आइए। पर अब एक नया नॉर्म हो गया है कि कोई $1 मिलियन से नई चीज एक एंजल इन्वेस्टमेंट में भी बात नहीं करता, और जैसे उसका एक राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया फिर तो वो अलग ही कोई बात कर रहा है। तो 50-100 करोड़ के वैल्यूएशन की बात यदि कोई यंग लड़के जिन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है वो कर रहे हैं, तो हमारे समझ से वो अलग है। और अब वो कितना सस्टेनेबल होगा जैसे आपने कहा, उसका कहाँ पता लगेगा। ये जो सस्टेन इतने टाइम हो रहा है वही मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि जोमेटो जैसे ने मेरे ख्याल से 5-6 कैपिटल राउंड देखे होंगे, अब आईपीओ के राउंड पे चले गए हैं। तो इतना बड़ा एक जगह हासिल कर लेना, और जबकि नुकसान आपका 2,400 करोड़ का हुआ है पूरे साल का, तो ये अभी तक भी कैसे सस्टेन हुआ, वो मैं और आप सवाल करते हैं अपने आप से। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे वो शुरुआती 2000 का .com बबल का याद आ जाता है थोड़ा सा, कि जहां पे चीजों को इतना ज्यादा हाइप कर दिया गया था। खैर, वक्त बताएगा कि ये तेल की धार किस साइड में जा रही। फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कभी कभी लगता है कि भारत की बहुत बड़ी जनता
एक क्या कहते हैं कि एक रैट रेस में कई बार चल देती है, और बिना समझे बूझे, क्योंकि 50 आदमी जा रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूँ। तो वो जिसे क्या कहते हैं ना, वो थोड़ा सा कष्टकारी है, थोड़ा सा चिंता का कारण है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं नयन जी के साथ में। आ, पिछले 15-20 सालों में दुनिया के अंदर दो ऐसी सक्सेस स्टोरी हैं जिसको शायद आज हर देश एक्नॉलेज करता है, और उनके जो अर्थशास्त्री हैं या उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी एक्नॉलेज करते हैं। एक सक्सेस स्टोरी है वियतनाम की, कि जो अपने आप में एक मिरेकल क्या कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टोरी बन गई है दुनिया की, और पहला ऐसा डेवलपिंग देश बन गया है जिसका ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दुनिया का। दूसरी सक्सेस स्टोरी है हमारी पड़ोस में, हमारा ईस्टर्न नेबर और कंट्री ऑफ द टाइगर्स, रॉयल टाइगर, बांग्लादेश। वो भी बड़ी एक कामयाबी के तौर पर दुनिया में उभरा है। वो एक जिसे बास्केट केस कहा जाता था हेनरी किसिंगर के द्वारा, आज वो कहां से कहां पहुंच गया। बल्कि उसकी तो पर कैपिटा इनकम भारत की पर कैपिटा इनकम से $280 ऊपर चली गई है। तो जिसे हम, वही नहीं बल्कि कल के जो डेटा आए हैं जिसके ऊपर मैंने एक एपिसोड भी किया है, कि बांग्लादेश हैज बिकम द 5th बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। अब इस बात से अब अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश की अहमियत सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए ऊपर आ रही है। और एससीजेड की कामयाबी भी उनकी है। हम एससीजेड में फेल हुए थे सर। बहुत सारे ऑर्डर्स अभी कल के पेपर में थे जो तिरुपुर से निकल के बांग्लादेश चले गए गारमेंट्स के अंदर। और गारमेंट की स्टोरी तो उनकी एक फेबुलस स्टोरी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर हम ऐसा क्यों नहीं कुछ कर पाए जो बांग्लादेश और वियतनाम ने कर दिखाया। हम बातें करते रह गए और वो साइलेंटली काम करते रहे। ये हुआ क्या, कुछ इसके ऊपर पहली टिप्पणी से आपसे स्टार्ट करते हैं। और आप बांग्लादेश को बहुत अच्छे ढंग से जानते भी। बांग्लादेश के साथ और उसकी यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ने का सौभाग्य रहा है मेरा, तो इसीलिए बांग्लादेश को एक थोड़ा सा और मैं अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश के जो 2-3 चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने एडवांटेज में परिवर्तन कर दिया, वो ये कि जब पाकिस्तान से 71 में बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में आया, तब परिस्थिति उनकी बहुत ही खस्ता थी। पाकिस्तान का मॉडल था, पाकिस्तान का मॉडल मिलिट्री और एक टेररिज्म वाला मॉडल और रिलीजियस फैनेटिज्म वाला मॉडल। और पाकिस्तान की आज भी हालत देखो तो बांग्लादेश से बिल्कुल अलग, और काइंड ऑफ फाइनेंशियल बैंकरप्सी की ओर जाता हुआ देश। और साथ में बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ और उन्होंने अपनी एक अलग ट्रेजेक्ट्री बना ली। तो मेरे ख्याल से एक दो चीज जो उन्होंने की जो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी, वो ये कि उन्होंने एक तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत किया, और जो पाकिस्तान में लश्कर का दबदबा रहता है उसकी जगह उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एस्टैब्लिश की। दूसरा, उनके जो भी साइज के डिसएडवांटेज थे कि वो छोटा सा देश था, उनका उन्होंने अपने एडवांटेज में परिवर्तन कर लिया कि वो जो जो बदलाव चाहते थे, क्योंकि साइज छोटी थी, उन्होंने उसका एक भरपूर एडवांटेज लिया। तो जैसे इंडिया को कहीं एलिफेंट के रूप में हम लोग देखें कि हमारे यहाँ चेंजेस लाना मुश्किल है, इसको हम एक चीता के रूप में देखें कि वो लोग एकदम फटाफट से अपने आप को बदलते और चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर टेक्सटाइल में बिल्कुल टाइगर, और टेक्सटाइल में क्योंकि मैं टेक्सटाइल कमेटी का चेयरमैन रहा हूं भारत का, तो हम लोगों को बांग्लादेश हमेशा ताज्जुब करता था कि ये लोग कैसे अपने आप को पूरे विश्व में एक रिलायबल सप्लायर के तौर पे एस्टैब्लिश करने में सफल हो गए। और जबकि हम लोग उसमें जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर आज की तारीख में बांग्लादेश के साथ गारमेंट में हमारा कॉम्पीट करना बड़ा मुश्किल है। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने इस इंडस्ट्री को इतना सीरियसली लिया है, पूरे स्टेट का और पूरे देश का इसके साथ जो एक पार्टनरशिप रही है। जो एंटरप्रेन्योर्स है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और रेडीमेड गारमेंट्स में उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है
तो वहाँ के वर्कर्स से लेके, वहाँ के एंटरप्रेन्योर से लेके, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस लेके सब लोगों ने एक अपने आप को बहुत ही ताकतवर देश के रूप में परिवर्तन कर दिया है। दर्शकों में एक चीज ऐड कर दूं यहाँ पर नयन जी की उसमें बातचीत में कि दुनिया का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर चाइना है, जिसका वर्ल्ड में जो शेयर है करीब करीब 28 और 30% के बीच में है, अभी 28% के आसपास है। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है जो कि 6.8 का वर्ल्ड शेयर है, और थर्ड पे जस्ट क्लोजली इंचिंग अप इज वियतनाम एट 6.2%। और भारत जैसा बड़ा देश जो कि एक जमाने में गारमेंट के लिए फेमस होता था, अब वो 3% के आसपास या उससे भी कम हो गया है। जी नयन जी, अपनी बात जारी रखिए। तो बिल्कुल, इसीलिए आप यदि हमारा मार्केट शेयर और उनका मार्केट शेयर देखें तो बांग्लादेश जैसा छोटा देश हमारे से डबल मार्केट शेयर यदि ले गया है विश्व के व्यापार में और गारमेंट के व्यापार में, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इसमें इतना फोकस किया है, वो अपनी कोर कॉम्पिटेंस इतनी बढ़ाई है कि मतलब जैसे वो करेंगे या मरेंगे कि एटीट्यूड के साथ उन्होंने अपने आप को बहुत ही तेज रफ्तार से एक दुनिया का बड़ा देश बना दिया है। और इसीलिए आज यदि टेक्सटाइल में या गारमेंट में कहीं भी किसी को कुछ भी करना हो तो आप बांग्लादेश को इग्नोर नहीं कर सकते। और उनके यहाँ जो रेडीमेड गारमेंट के फैक्ट्री से जब महिलाएं निकलती है तो हमारे यहाँ कभी कभी अहमदाबाद को मैनचेस्टर माना जाता था टेक्सटाइल का, तो जैसे यहाँ से निकलते थे लोग, वो माहौल रहता है कि इतनी एफिशिएंटली वो महिलाएं काम करती है, उसका उतना ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग और स्किल डेवलप होता है। उनके साथ जो बच्चे होते हैं तो उसके लिए वो क्रैश वगैरह व्यवस्था इतनी है, तो इसीलिए जो उसको पूरा उन्होंने एक इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप किया है, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाए। तो हम लोगों को एक जरूरी है कि अपना एक एडवांटेज एस्टैब्लिश करना और अपने कोई एक इंडस्ट्री को या अपनी कोर कॉम्पिटेंस को समझना और उस पे फिर दिन रात लग जाना कि भाई ये हम लोग करेंगे या मरेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। वो तरीके से यदि हम लोग करेंगे तो बांग्लादेश ने जो रेडीमेड गारमेंट्स में और टेक्सटाइल में किया है वो हम क्यों नहीं कर सकते। हमारा तो नेचुरल एडवांटेज है, हम लोगों के पास पूरी टेक्सटाइल की चेन है, राइट फ्रॉम द कॉटन टू एवरीथिंग। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग लास्ट जो वैल्यू एडिशन है रेडीमेड गारमेंट वहां छूट जाते हैं। तो हम फिर कॉटन बाहर चाइना में एक्सपोर्ट करें, तो यदि चाइना का देखिए एडवांटेज ये है और वही बांग्लादेश का है कि वो हमसे कॉटन लेते हैं और उसके बाद जो वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया में उसको बेचते हैं, जो हम नहीं कर पाते। इस साल बल्कि मैं जोड़ दूं कि भारत ने 1.5 बिलियन डॉलर का कॉटन यार्न बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया है, जो अभी साल गुजरा है। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि सरकार ने 2-3 साल पहले भारत में बहुत बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की थी बजट में, जो कहीं आज नजर नहीं आते, स्टार्ट ही नहीं हुए। उसकी योजना के ऊपर ऐसा लगता है सरकार भूल गई और पानी फिर गया। एसईजेड का भी एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत ग्रॉसली उसमें देखा जाए तो फेल हुआ, लेकिन बांग्लादेश क्लिक हो गया और कंट्री स्पेसिफिक बना के दिए एसईजेड। ये कोरिया की कंपनियों के लिए, ये जापानीज कंपनियों का है, ये इंडियन कंपनियों का है, ये ईयू के देशों का है। ये कॉन्सेप्ट हम उनसे क्यों नहीं सीख पाए नायक जी? मेरे ख्याल से हमारा एसईजेड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कहीं एक क्लैरिटी के साथ हम लोग लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो एसईजेड को हम लोग एक तरीके से लॉन्च किए, फिर उसमें जमीन का एक मुद्दा आ गया, फिर उसमें टैक्सेशन का मुद्दा आ गया, फिर हम लोग बोल रहे थे कि भाई ये सब टैक्स एडवांटेज देंगे और एसईजेड में कोई भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर आके परेशान नहीं कर पाएगा। तो एसईजेड का हमारा जो ओरिजिनल थिंकिंग था वो ये था कि एसईजेड वुड मीन कि आप ग्लोबली कोई एक ऐसी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं जहां की इंडिया के बाकी के इंडस्ट्री के जो लिमिटेशन है वो सब रिमूव करे जाएंगे। तो वहां आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की सुविधाएं होगी और आपको रेड टेप में नहीं फंसाया जाएगा, आपको फैक्ट्री इंस्पेक्टर वाला परेशान नहीं करेगा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो हम लोग एसईजेड को एक ऐसे ओएसिस के रूप में प्रेजेंट करना चाहते थे कि जहां आप जाएं एक बार तो उसके बाद आप विश्व के साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे कि आपको इंडिया में रहने की जो कोई एक तकलीफें होती है, यदि आपको वो इंडस्ट्री चलाने में जो दिक्कतें होती है, वो सबसे आपको मुक्त किया जाएगा और आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि अपना विश्व में कैसे व्यापार बढ़ाए।
तो ये जो SEZ का कॉन्सेप्ट था वो हम लोग उसको अपने एंड लॉजिकल एंड तक नहीं ले पाए। और यदि लॉजिकल एंड पे जैसे बांग्लादेश ने लिया है तो उसका एडवांटेज कितना ट्रिमेंडस है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज और ऐसी जगह का निर्माण कर रहे हैं जहां में आप चले जाए तो उसमें आपको फिर और कोई चीज पे ध्यान ही नहीं देना है, जी। आपको सिर्फ अपना बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए सब व्यवस्थाएं सरकार आपके लिए करती है और सभी जो इनकन्वीनियंसेस है उससे आपको मुक्त करती है। वो हम लोग करने में सफल ज्यादा नहीं हो पाए और इसीलिए जो जो सफल हुए हैं उनके SEZ have become examples that the world is looking with a lot of admiration. अभी इंडिया वियतनाम का मॉडल भी देखा जाए तो फॉलो नहीं कर पाया अगर कई मायनों में। हालांकि अभी कुछ PLI की स्कीमें आई हैं, लेकिन जी अभी जैसे कि एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि भारत के पास डिसएडवांटेज क्या है कि सुना है कि एक मोबाइल को प्रिपेयर करने में 100 बार से ज्यादा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। ये बात अखबारों में लिखी आई है, मुझे भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि 100 बार बॉर्डर इधर से उधर क्रॉस करता है। और उसमें वो पता लगा कि चाइना से वियतनाम, वियतनाम से कोरिया, कोरिया से वहां, और जब तक वो फाइनल शेप निकल के आती है वो पता नहीं कि 100 बार बॉर्डर क्रॉस कर चुका होता है, वो जो एक सेट होता है। अब भारत में तो ये हाल है कस्टम्स रेगुलेशन का, यहाँ तो एक बॉर्डर आ जाए तो 25 दिन तक माल वहीं अटका रहता है और वहां पे इतनी तीव्र गति से आता जाता है, बाकी देश भी उसके अंदर हैं। तो वो एक अचंभा सा लगता है। तो वो जो एफिशिएंसी है, वो जो इफेक्टिवनेस है, शायद उसी के कारण आज चाइना के पास जो फैक्ट्रियां थी वो बहुत सारी वियतनाम में रेलोकेट हो गई और वियतनाम का मॉडल दुनिया को पसंद आया। बल्कि उन्होंने तो पहला डेवलपिंग देश बन गया जिन्होंने बिना डरे हुए FTA साइन कर लिया, RCEP ज्वाइन कर लिया। अब ये देश नहीं डरते हैं, भारत डर के बाहर आ जाता है और कोई समझौता नहीं कर पाता है। तो उसका जो करेज है, हम उस करेज से भी नहीं सीख पा रहे नयन जी। मेरे हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है आपको कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट में साइन करने में, उसमें आपके बाकी के सब कंसिडरेशन को परे रखते हुए सिर्फ अपने बिजनेस इंटरेस्ट को अभी ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से हम लोग भी इस टाइप के अग्रीमेंट साइन कर पाएंगे। पर यदि हम समझ रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल एडवांटेज भी लेना है, हमको बाकी की सिचुएशन को भी संभालना है, तो फिर आप प्योर एक जो ट्रेड डील जो आपके लिए एडवांटेजेस है वो नहीं कर पाते। तो आप जैसे EU के साथ कोई काम कर रहे हैं और EU के साथ यदि आप एक वियतनाम है और आप सब वो चीज करने के लिए तैयार है जिसकी एंड रिजल्ट पे आप ये अग्रीमेंट साइन कर ले, पर EU के साथ आप यदि अपने पॉलिटिकली आपके जो इरादे हैं वो भी आप हैंडल करना चाहें और ट्रेड अग्रीमेंट में आप अपने आप को एक सुपीरियर एंटिटी के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहें तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो मैं समझ रहा हूं कि इससे हम लोगों को ये सीखना है कि ट्रेड अग्रीमेंट्स में हम लोग जो थोड़े ढीले चल रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत फास्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जो जो देश ने ट्रेड अग्रीमेंट किए हैं उनको ऑब्वियसली वो ब्लॉक्स में एक्सेस इतना मिल जाता है कि हम लोग से फिर उनको खरीदने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। बहुत बहुत दिक्कत आती है, कोई शक वाली बात नहीं है। पर अल्टीमेटली हम ठहरे एलिफेंट, तो हम टाइगर की रफ्तार से या ड्रैगन की रफ्तार से चले कैसे? हमें धीमे चलने की आदत है ना। तो दर्शक मित्रों, ये थे आज के दो मुद्दे और जिनके ऊपर हमने खुलकर बात की है नयन पारिक जी के साथ, जो अर्थशास्त्री हैं। जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप दर्शकों के लिए? मैं समझ रहा हूं कि यदि कोई भी आपने जोमेटो में या कहीं इन्वेस्ट किया है तो मैं समझ रहा हूं कि उसको, जैसे आपने कहा, लोग का प्रवाह यदि चल रहा है और उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो मत करिए। रोजी रोटी के द्वारा मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने खुद के रिस्क एपेटाइट को देखिए, आप अपने जो पास पैसे है उसका आपके जीवन में क्या वैल्यू है वो समझिए, थोड़े से अमाउंट करिए और हो सकता है कि यदि आपको कोई 2 पैसे का गेन मिले तो इमीडिएटली निकल जाइए। तो मैं समझ रहा हूँ इक्विटी इज अ रिस्की प्रपोजिशन, उसके रिस्क को समझते हुए स्टार्टअप और जोमेटो टाइप के यूनिट्स वैसे भी आपके लिए थोड़े से आपके बास्केट से अलग होने चाहिए और यदि हो तो कम से कम ड्यूरेशन में आप उसमें से 2 पैसे कमा के कैसे निकल जाएं वो करना चाहिए, बजाय उसके कि ये तो पान की दुकान पे इसकी बात हो रही है, लोग इतना ओवर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप भी साथ में डाल दें। वो तरीके से आपको इन्वेस्ट करने का मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात कही है। और ये एडवाइस सिर्फ एक अर्थशास्त्री की नहीं है दोस्तों,
ये एडवाइस एक एंजल इन्वेस्टर की भी है कि बिल्कुल। आपको करना क्या है। तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा इस मौके पे, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप फिर कुछ कहें कि हाँ सरकार हमारे लिए क्यों नहीं कुछ करती। तो सरकार का काम नहीं है यहाँ पर काम आपकी बुद्धिमत्ता का है। इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे रोजी रोटी में दर्शक मित्रों आपसे विदा, और शुक्रिया अदा करेंगे नयन पारिक जी का कि उन्होंने भी कीमती थैंक यू वक्त सो मच। निकाला और ये हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, और उससे पहले एक दूसरे मुद्दे पर किसी और मेहमान से भी बात होगी। तो हमें दीजिएगा आज्ञा। शुक्रिया आपका।